त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मंच पे वेटरन स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित सर का हार्दिक अभिनंदन। सर जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। अ यंग एंड एनर्जेटिक एंड अ वेटरन स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित सर आप सबके सामने। सर बहुत टाइम बाद इस मंच पे भारतीय वायुसेना के एक डेकोरेटेड वेटरन आए हैं एंड दिल से हार्दिक अभिनंदन आपका। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। वेटरन बोला यानी कि रिटायर्ड हैं, तो रिटायर्ड मतलब वो इम्प्रेशन आती है कि यार अगला बंदा 60 साल का होगा और आपको देख के मेरे ख्याल से चेहरे पे एक सफ़ेद बाल भी नहीं है, आपसे ज़्यादा सफ़ेद बाल तो मेरे हैं। तो सर प्लीज इंट्रोड्यूस करें आप अपने आप को, उसके बाद मैं सवालों का सिलसिला चालू करता हूँ। सर नमस्कार अभिनव, मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित है और मैं एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का। मेरा कमीशन दिसंबर 2013 में हुआ और आई एम थैंकफुल टू एयरफोर्स जी कि मेरा जीवन बहुत कलरफुल रहा है सर। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, फ्लाइंग और मीडिया, इसके अलावा बुक राइटिंग, कमेंट्री और एयर शोज, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली एंड आई फील वेरी लकी। आप इतनी सरल हिंदी कैसे बोल लेते हैं? मतलब जनरली जो भी इस कुर्सी में बैठा है उसके साथ मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करता हूँ कि भाई क्या सवाल दागना है, उस सवाल को पूछता हूँ। आप तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल भाषा में मेरे से बात कर रहे हैं सर। जी हाँ, मेरा स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही हुआ है। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से पढ़े? जी हाँ। ओके। और हिंदी मीडियम की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एयरफोर्स में कभी ना जा पाऊँ, लेकिन ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। और लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया था कि एक ऑफिसर होने के नाते मुझे और भी कई सुधार करने हैं, क्योंकि आगे फौज मुझसे बहुत कुछ कराने वाली है। और क्योंकि हमारे सारे जहाज़ जो हैं रशियन जहाज़ हैं और उसके बारे में समझने के लिए जो टर्म्स होते हैं वो सब इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आते हैं और हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश में बात करते हैं, पढ़ाई हमारी इंग्लिश में होती है लेकिन हम उसको समझते हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में हिंदी रखते हैं। और इसका मुझे फ़ायदा मिला। फिर बाद में एयरफोर्स ने मुझे और मौके दिए और मैं एयरफोर्स की तरफ से कम 20 बार विभिन्न एयर शोज़, डिफेंस एक्सपो, इन सब में एयरफोर्स की तरफ से कमेंट्री करने का मुझे अवसर मिला। मैं एयरफोर्स कमेंटेटर के तौर पे एमओडी तक पहुंचा। अच्छा जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप एयरफोर्स के कमेंटेटर थे? जी हाँ। मेरा न्यूज़ चैनल्स में भी आए क्या सर? मैं जी न्यूज़ में भी आया हूँ और अभी हाल ही में मैंने टेडेक्स में, फिर आईआईटी पटना ने भी आमंत्रित किया। अच्छा। उसके बाद बाल भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेबिनार हुआ और कविताएं लिखने का भी शौक़ था। बुक भी लिखी मैंने और मैंने इस दौरान 6 किताबें लिखी और वो सब हिंदी में ही हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अमेज़न पे हैं? जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी, आप सुबोध दीक्षित डालेंगे तो विद रैंक सारी आती हैं। अच्छा। और भारतीय वायुसेना ने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया। उन्होंने सेना में रहते हुए मुझे अप्रूवल दिया और सेना में रहते हुए विद रैंक मेरी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी। अच्छा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि सेना में आप कुछ भी लिखते हैं ऐसा नहीं होता है, वो एक स्क्रूटनी के माध्यम से बाहर आता है ताकि ऐसा ना हो कि दुश्मन उसका गलत तरीके से प्रयोग कर सके, जो हमें पता नहीं होता। लेकिन जब मेरी किताबें जो मैंने लिखा था उनकी स्क्रूटनी कराई गई, पहले कमांड लेवल पे, फिर एयर हेडक्वार्टर दिल्ली लेवल पे, वहाँ से मुझे अप्रूवल दिए गए कि आप इस किताब को पब्लिश करा के अब सिविल एरिया में ला सकते हो। तो ऐसा मेरे साथ 5 बार हुआ और 6वीं किताब मैंने सेना में से बाहर आने के बाद लिखी। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा जान के। फौज का वो जीवन, एयरफोर्स की वो 4 दीवारें, एयरफोर्स का वो कैंपस और अब सिविलियन लाइफ, आई एम श्योर बहुत अंतर होगा, बहुत कल्चरल शिफ्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन सर आज एक अहम सवाल पे चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे जी। क्योंकि आप सिविल वर्ल्ड में आ गए हैं। आपको अब लाखों स्टूडेंट्स प्रेरणा हेतु देखेंगे, लाखों स्टूडेंट्स आपको अपने आइडल की तरह रखेंगे कि यार वो देखो, जब दीक्षित सर हिंदी मीडियम होके कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आज
ऐसे बच्चे जो आपको इस वीडियो के बाद देखेंगे, उनके अंदर उनको एक सेल्फ चेक करने की ज़रूरत है जी। उनको अपनी पर्सनालिटी के अंदर कुछ ट्रेट्स ढूंढने की ज़रूरत ज़रूर होगी। देखिए सर, आर्मी एयरफोर्स ने भी अपने आप में बहुत प्रचार कर रहा है जी। आज। टीवी पे, रेडियो पे एफकैट एंट्रीज के बारे में रेडियो पे ऐड्स आ रहे हैं, सरकारी रिजल्ट पे आ रहा है, दुनिया भर के पोर्टल्स पे आ रहा है। तो ये कहना कि मुझे फौज में जाना है और ये कहना कि यार मैं फौज के लिए बना हूं, इन दोनों चीजों में अंतर है सर जी। तो वो बंदा जो ये कह रहा है कि मैं फौज के लिए बना हूं, उसको अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें ढूंढनी चाहिए। वो लड़का लड़की 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, 12th बाद का हो, 8th का हो, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आज के टाइम पे जरूर होंगी। लोग सोचते हैं कि सर, बहुत बार क्या होता है कि मैं फ्रंट ऑफिस में बैठता हूँ तो कहते हैं कि जी मेरे बेटे की ना कद काठी बड़ी है, लंबा है, तो मैं इसको फोर्सेस में डालना चाहता हूँ। मेरे बेटे देखिए जी बाल कटवा के आए हैं तो देखिए उसको फौज में डलवाना है। कुछ लोग आते ही जय हिंद पहले बोल देते हैं तो सोचते हैं कि जी जय हिंद बोल रहा है वो सुबह शाम रात, इसलिए उसको फौज में डालना है। बट मुझे लगता है कि अगर फौज ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो तो आपको अपने अंदर कुछ सेल्फ चेक जरूर करना चाहिए कि यार मैं फौज के लिए बना हूं। उन कुछ क्वालिटीज के बारे में आप बताएं, बिकॉज आप यंग हैं, एंथुजियास्टिक हैं और लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और ये जो सवाल है ये भी मैं अपना जब 12th क्लास मैंने पास किया था जी, तो वो देशभक्ति की भावना होती है अभिनव, जो हर एक व्यक्ति में होती है। वो मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके, छोटा बड़ा लंबा कैसा भी हो, आप सड़क में किसी से भी पूछेंगे कि क्या फौज में अगर आपको मौका मिलता जाने का तो आप जाना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता शायद ही कोई बोलता है हिंदुस्तान में कि हाँ मैं फौज में नहीं जाता। हाँ। किसी भी व्यक्ति से पूछते, भले ही आप 50 साल के किसी व्यक्ति से पूछते हाँ। कि अगर जीवन में कभी आपको फौज में जाने का मौका मिलता तो आप जाते कि नहीं, तो शायद सब कह रहे थे जाते। तो एक तो है, ये है देशभक्ति की भावना। दूसरा है कि फौज की मैं बना हूं फौज के लिए, रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा है कि मैं फौज के लिए क्या हूँ, फौज के लिए बना हूँ। अब ये मेरे अंदर भी था कि मुझे तो बस मेरे दादा फौज में है, मेरे पापा फौज में है और मुझे तो जाना है फौज में और मैं बड़ी आसानी से जाऊंगा। अच्छा, आप थर्ड जनरेशन है? मैं थर्ड जनरेशन था और मुझे लगता था कि फौज में जाना सबसे आसान काम है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो फौज के लिए बना हूँ। बट ये मेरा भ्रम जो था ये उस दिन टूट गया जिस दिन मैं ढंग से 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया और फिर किसी ने बोला कि नहीं ये नहीं जा सकता फौज में। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा पत्थर था कि जब किसी ने पहली बार बोला कि तुम फौज में नहीं जा सकते। फिर मैंने देखा कि मुझे तो उतना स्टैमिना, स्ट्रेंथ तैयार करना पड़ेगा अपने आप में। और फिर वहाँ से शुरुआत हुई अपनी कमियां जानने की। तब मैंने देखा मेरे पास तो बहुत सारी कमियां हैं कि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है SSB का, मुझे उसकी जो क्या क्या करना है मुझे पता ही नहीं है। उसके लिए मुझे कुछ अपने आप में बदलाव करने, वो मेरे पास मुझे पता ही नहीं है गाइड करने वाला कोई है कि नहीं है। मैंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा उन लोगों को टक्कर देने के लिए जो मुझसे अच्छे हैं। और उस प्रक्रिया को करते करते भी मुझे 2-3 साल लगे। और लेकिन वो एक ऐसा समय आया चूँकि वो मेरा प्रयास एकदम प्योर था, तो मेरे सहपाठी जो थे, जो क्लास के दोस्त थे, उन लोगों ने मेरा नाम कैप्टन साहब रख दिया। और उस समय से ही वो मुझे कैप्टन साहब कहते थे। क्योंकि अच्छा। उनको लगता था कि ये अपने रास्ते जाता है, अपने रास्ते आता है और ये पागलों की तरह बस अपनी करेक्शन करता है। और मेरे जीवन का एक अनुभव भी है कि मैं एक बार फौज की कहानियाँ पढ़ता था, फौज की तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे जान गया था। तो मैं एक बार एक एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था और मैं ट्रेन के स्लीपर क्लास में बैठा हुआ था, मेरे साथ कुछ फौजी थे। तो मैंने उनसे नॉर्मल बात की हिंदी में किसी चर्चा को बात करते हुए, और उनको मैंने बताया कि मैं अभी पढ़ाई तैयारी कर रहा हूँ फौज की और मेरे पिताजी भी आर्मी में हैं। लेकिन बातें करते करते उनसे कुछ मैंने ऐसे शब्द यूज़ किए जो फौज के थे, तो उनको ऐसा लगा कि मैं इंट का आदमी हूँ, मैं ऑलरेडी आर्मी इंटेलिजेंस का बंदा हूँ जो उनसे उनकी इंट लेने आया है। और सडनली उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि सही बता तू किसका आदमी है, सही बता तू इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है, तुझे ये कैसे पता है, तुझे फौज का ये कैसे पता है, ये भी कैसे पता है। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा नहीं अंकल मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो
उन्होंने पूछा कि साबित करो, तो मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं है, देखो मैं तो कॉलेज जाता हूँ, ये मेरे कॉलेज का आई कार्ड है, ये पता कर लो। लेकिन जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने मन अंदर मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला मुझे देख के कह रहा है कि तू आर्मी इंटेलिजेंस का बंदा है, और मैं एक्चुअल में कुछ नहीं था। तो उस दिन मैंने वो घटना मुझे याद रहेगी। तो मैंने एक चीज़ और सीखी कि एक है कि मैं फौज के लिए बना हूँ, ये कहना आसान है, लेकिन इसमें एक आपका जोश भी दिखता है, और दूसरा एक जो समझदार आदमी है वो उसके क्राइटेरिया को पढ़ लेता है कि हाँ मेरी लंबाई 152 सेंटीमीटर से ऊपर है, मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा वर्कुलर जॉन्डिस नहीं है, मेरा मेडिकल हो चुका है, मेरा वेट विद इन लिमिट्स है, उसके बाद में मैंने 12th पास कर लिया है, मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं, अब आप कह सकते हो कि मैं फौज के लिए बना हूँ। क्योंकि अब केवल आपको फॉर्म भरना है, एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन अगर आप जानते हो कि हाँ आपकी हाइट कम है, या आप किसी एक मेडिकल के ऐसे पैरामीटर में नहीं पा रहे हो, तो उस समय अपने आप उस चीज़ में जाकर के अपना समय व्यर्थ मत करें। क्योंकि फौज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर उनको एक नट बोल्ट चाहिए 8 नंबर साइज का, तो वो 8 नंबर साइज का ढूंढ रहे हैं। अगर आपको पता है कि मेरे वो पैरामीटर्स नहीं है, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आपको दुख होगा। तो ये है कि अपने अंदर जोश जगाना, उसके पैरामीटर्स को जान लेना और फिर तैयारी करना। तो उन पैरामीटर्स को हम कैसे पता कर सकते हैं? अभी आपने कहा कि वो पैरामीटर्स अपने अंदर होने चाहिए, तो कौन से वो पैरामीटर्स हैं? देखिए, अगर एक आप ये मान के चलिए कि हम बहुत सरल, बिल्कुल मैं सरल ब्लॉग कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात जी, सरल वीडियो ब्लॉग है, मतलब मैं इसका नाम वीडियो ब्लॉग ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत सरल उन क्वालिटीज को जानना चाहता हूं जो एस्पिरेंट सेल्फ चेक कर लें। मतलब ठीक है, हमारी हाइट सारी चीज ठीक है, बट मैं फौज के लिए बना हूं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आज की डेट में तो हमें पता है कि इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ है, किताबें अवेलेबल है, तो हमें पता है, नेट पे डालते हैं कि भाई ये एनडीए की एलिजिबिलिटी डाल दो, क्या एलिजिबिलिटी है, ये 15 OLQs हैं, और ये हमारा स्ट्रेंथ, स्टैमिना, और ये इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हैं। हम उस दौर की बात करते हैं जब एक गांव में बैठा लड़का जिससे 500 किलोमीटर दूर एक कोचिंग है, वो उसके पास पैसे भी नहीं है, ना एक मोबाइल है, ना पैसे है, ना कुछ है, और वो फौज में जाना चाहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसने बचपन में बॉर्डर मूवी देखी है या देख ली है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या होना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई वो सनी देओल का रोल देखेगा जी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आर्मी का ऑफिसर के अंदर जोश क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, और डिटर्मिनेशन क्या होता है। अगर वहां पर कोई अक्षय कुमार का रोल देखेगा तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फौज के साथ लगाव क्या होता है, कावर्डनेस क्या होती है, और उसको ओवरकम करके बहादुरी क्या होती है। तो अगर हम बिल्कुल लेमैन की बात करें तो फौज का सबसे बड़ा नाम, अब इसका जो एक लाइन में अगर व्याख्या करें तो इसमें एक ही लाइन है, और वो है हिम्मत। हिम्मत अगर आप में है, हिम्मत, परेशानियों को फेस करने की, आगे बढ़ने की, मुसीबतों को गले लगाने की, कम समय में ज़्यादा चलने की, कम हथियार में देर तक लड़ने की, बिना हथियार के खड़े रहने की, दिमाग लगा करके बच निकलने की हिम्मत, और हिम्मत हर चीज़ की। तो पहली क्वालिटी मैं ये कहूँगा, पहली क्वालिटी हिम्मत होनी चाहिए। जी सर। और मैंने बताया कि हिम्मत के बाद अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, फिर आता है इंटेलिजेंस। हिम्मत, जोश, जुनून बहुत सारा है, उसके साथ अपना इंटेलिजेंस लगाना है, और साथ ही साथ आप जो हो उस पर गर्व करना है। आप जो भी हो, आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र के किसी बहुत पिछड़े गांव से आए हो, तो आपको अपने आप को मुंबई का नहीं दिखाना है। आपको लगता है आप कानपुर नगर के नहीं, कानपुर देहात से आए हो, तो आपको बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं कानपुर देहात से आया हूँ। तो ये हो गया कि नो कॉस्मेटिक्स। क्यों? क्योंकि आप जितनी बार झूठ का आवरण ओढ़ करके अपने आप को बड़ा और अच्छा दिखाते रहोगे, आपका वो आवरण उतनी ही बार कोई ना कोई पकड़ लेगा। क्योंकि एक दिन का तो है नहीं, 5 दिन का है, 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू है, कोई ना कोई ऐसे सर पकड़ लेगा। अक्सर कर्नल पंकज भी बोलते हैं कि भाई जो हो वही दिखाओ, वही दिखाओ। कैप्टन एसके सर भी बोलते हैं जो हो वही बताओ। कर्नल दत्ता यहाँ पे जीते हुआ करते थे, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर रांची में हैं, कर्नल एएस रावत देहरादून में। आप सब में एक ही पॉइंट कॉमन मुझे लगा, क्योंकि मैं सबके साथ
वीडियोस बनाता हूँ तो एक पॉइंट कॉमन लगा कि भाई जो हो वो दिखाओ, और आपने बहुत बहुत प्यारे ढंग से बोला कि भाई कॉस्मेटिक्स पहनने की जरूरत नहीं है जी, कुछ भी दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। जी सर। और इसके बाद क्या है, बहुत खुले दिल से आप कहीं भी इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में, दोस्तों के साथ, ग्रुप डिस्कशन में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये हो गया है। अच्छा। जितनी बार आप अपनी एक्सेप्ट को पहचान लेंगे तो उसके दो फायदे ये होंगे कि गलतियां आपकी धीरे धीरे आपसे होना कम हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ जान गए, पढ़ाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कुछ गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं, उसको हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। बट हम इतने स्मार्ट नहीं हैं जो कि हमें जो सिलेक्ट करने आए हम उनको बेवकूफ़ बना के उसको छुपा ले जाएं। तो उसको छुपाने में जब हम झूठ बोलते हैं तो वो भी पकड़ में आता है, क्योंकि उनका रोज़ का काम यही है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने वैट का एग्ज़ाम हुआ और आपने 60 में से मान लीजिए 55 कर पाए, और आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कितने किए हैं, तो आपने स्मार्टनेस में बोल दिया कि सर मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे किए हैं। तो यहाँ दो कंडीशन है, या तो आपको याद नहीं था या तो आप उसको ओवरलुक करना चाहते थे। तो अगर आपको याद नहीं था तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि सर मुझसे कुछ छूटे हैं, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने कितने किए हैं, बट मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 4-5 मुझसे छूटे हैं। तो ये हो गया कि जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। अब हाइड करने का तरीका ये है कि सर मैंने सर 55 के ऊपर तो किए, ऑलमोस्ट आई थिंक सर मैंने सारे किए हैं। तो आप दिखाना चाह रहे हो कि आपने सारे किए, बट उसको पता है उसकी कॉपी आपके उसके सामने है। फौज के जीवन में मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना सही है? मतलब जी जी जी, मैं इस चीज़ को अगर आपके एयरफोर्स के करियर में पूछूं जी तो कभी हो सकता है आपने भी कुछ प्रोफाइल पे कुछ गलतियां की होंगी जी, तो आपने एक्सेप्ट किया था या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सीनियर्स जो भी थे वो हमसे ये कहा करते थे कि गलती जब भी हो जाती है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि सर मुझसे ये गलती हो गई है, तो आपकी गलती वो माफ़ हो जाती है। और अगर बहुत बड़ी भी हो गई है तो कई हद तक माफ़ होती है, या फिर उसकी पनिशमेंट की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब आप उसको छुपाते हैं और आप उसको बताते नहीं हैं तो वो पकड़ में तो आती है, लेकिन तब उसका जो पनिशमेंट होता है वो आपको एक दोषी की नज़र से देखता है। शुरुआत में आप दोषी नहीं होते, गलती करके आप उसके गलती करते हैं, बट आपको सीधे दोषी की संज्ञा नहीं दी जाती। ये हो जाता है कि ठीक है नया जवान है, गलती हो गई उससे, अनजाने में हो गई। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी जहाज़ की सर्विसिंग करनी है और आपने देखा कि आज मैं वो नट टाइट करना भूल गया था उसका, फिर आपको बीच में आया कि मैंने किया था कि नहीं किया था, अरे हाँ मैंने किया नहीं था, लेकिन अब तो टेक ऑफ होने वाला है, मैं बताऊं कि नहीं, बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन आप हिम्मत करते हैं और आप जाकर के फ़ोन कर देते हैं कि सर आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो पार्ट देखा है या नहीं है। इमीडिएटली मैसेज आएगा, जहाज़ होल्ड हो जाएगा। हो सकता है आपको कमांडर भी डांटे, आपको सुपरवाइज़र भी डांटे, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग आपको डांटेंगे उनमें से एक बार भी अगर आप ये बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा लगा कि कहीं फ्लाइट सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा, और सर मुझे मेरी गलती का एहसास है। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हैं आपको वर्बली डांट पड़ सकती है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि एक लाइफ, एक जहाज़ का नुकसान को रोकने के लिए आपने जो हिम्मत दिखाई, उस गलती को एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत दिखाई है, वो एक्चुअल में देश सेवा थी। क्योंकि वो हमारे आपके पैसे से जहाज़ खरीदा गया था, और उस पायलट की अगर जान चली जाती तो उसकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती थी। क्या बात है। तो आपने बताया कि हिम्मत होनी चाहिए आज के एस्पिरेंट्स में, आपने बताया कि इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपने बताया कि भाई कोई कॉस्मेटिक्स नहीं चाहिए अभिनव। आज के टाइम पे ये लोग बहुत कॉस्मेटिक्स लगा के बैठे हैं। और चौथा आपने बताया कि एक मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने की भी ताकत होनी चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात बताई। और आज के एस्पिरेंट्स को, आज के यूथ को, अभी हाल ही में 12th का भी रिजल्ट आया है, 10th का भी रिजल्ट आया है, आपके लिए दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो, बिकॉज आप सेल्फ चेक कर सकते हो कि आप फौज के लिए बने हो या नहीं बने हो। सर क्या कोई और भी क्वालिटी है या? हाँ जी अच्छा। देखिए, जब आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई फौज का जवान रोड पर जा रहा है या चल रहा है तो उसको देख के आप पहचान जाओगे, एक सिविलियन पहचान जाएगा कि हाँ ये पक्का फौज का आदमी होगा। बेयरिंग उनकी, उसकी चाल ढाल देख के, बातचीत का तरीका देख करके, निष्कपट भाव देख करके समझ जाएगा। इसी तरीके से
आप जब कोई रोड में कोई कॉलेज गोइंग बॉय जा रहा होगा तो उसकी चाल ढाल, खुशी, हंसी मजाक से देख के कहोगे कि हाँ, ये तो कोई पढ़ने लिखने वाला कोचिंग लड़का जा रहा होगा यंग एज का, है ना। तो वो ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए? उसके 2 रीज़न हैं कि आप जब फ़ौज में होते हो तो एक सम्मानीय अंग है, आप समाज में फ़ौज के उस अंग को रिप्रेजेंट करते हो जो सबसे डिसिप्लिन्ड है, जो सबसे डिसिप्लिन्ड माना गया है और है भी। और इसके साथ साथ जो आपका बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए जो कि ना केवल आपके परिदृश्य को दिखाए, वो फौज के परिदृश्य को दिखाए। आर्मी में भी एक कहावत है कि हर रेजिमेंट के अलग अलग जवानों के बर्ताव से भी पता चल सकता है कि आप किस किस रेजिमेंट के हो सकते हैं। और इसी तरीके से फौज के जवान को और जो हमारे और पैरामिलिट्रीज के जवान हैं या फिर और किसी अन्य विभाग के हैं, आप उनको देखेंगे तो आप उनको भी देख के बता सकते हैं कि ये किसका हो सकता है, ये क्यों ज़रूरी है, और फौज में भर्ती होने के नज़रिए से और सेलेक्ट होने के नज़रिए से क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक आम जिंदगी जीते हुए अपना बिहेवियर सुधारते हैं, अब बिहेवियर किस तरीके से, कोई कमज़ोर है तो उसकी मदद करके, कोई बच्चा है तो उसे प्यार करके, कोई बूढ़ा है तो उसकी मदद करके, कोई मजबूत है और नीडी है तो उसकी किसी तरीके से हेल्प करके। तो हम जब अपनी स्टोरीज़ में ये दिखाते हैं तो हम वही दिखाते हैं जो हमने किया होता है। अब हमारे बिहेवियर में वो है नहीं, हमारे बिहेवियर में है नहीं कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है बूढ़ा व्यक्ति तो हम मदद करें, हम जल्दी में चले जाते हैं। तो वो हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्टोरीज। तो एक तो चीज़ होती है कि हम बिहेवियर कुछ अपने घर से सीखते हैं, कुछ दोस्तों से सीखते हैं, कुछ समाज में सीखते हैं, कुछ मूवी में सीखते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम जिस जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं उसका खुद का एक एटमॉस्फेयर कैसा है, वो हमसे क्या डिमांड करता है, वहाँ हमें कैसा होना चाहिए। तो हम वहाँ जाके उनकी ट्रेनिंग तो ले लेंगे, लेकिन क्या हम 5% भी अभी से उसको देख करके खुद को सुधार सकते हैं? क्या बात। यानी कि ओवरऑल हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को अपने जनरल बिहेवियर पे काम करना चाहिए जी। एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए जी। अक्सर मेरे फादर बोलते थे, अक्सर मैंने कर्नल पंकज सर की भी लाइन से ये सुना है कि आप अच्छे अफसर बनने से पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। जी। मतलब सर आज के टाइम पे कोई भी फौजी अफसर होगा, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इंटेलिजेंस का लेवल अलग हो सकता है, हिम्मत का लेवल अलग हो सकता है, उनकी प्रोफाइल का लेवल अलग हो सकता है, कोई फाइटर पायलट हो सकता है, कोई एटीसी ऑफिसर हो सकता है, कोई एडी में हो सकता है, कोई इन्फेंट्री में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल दे ऑल पोजेस अ कॉमन क्वालिटी कि उनका जनरल बिहेवियर अच्छा होता है, हेल्पिंग होता है। और आप खुद देख लें जी। आज आप खुद कानपुर से आ रहे हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, और आपने कहा था बाय द वॉच अभिनव मैं 6 बजे आ जाऊंगा और 6 बजे हम लोग स्टूडियो में ये शूट कर रहे हैं। जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे ये बात करके। अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे हम, अपने एस्पिरेंट्स को बताते रहेंगे कि स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित सर का एक्सपीरियंस कैसे उन्हें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अफसर बनाने का सपना उनका पूरा कर सकता है, कैसे उस लर्निंग जो आपकी लर्निंग है वो टीचिंग्स के रूप में मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा कि आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं और उनका उज्जवल भविष्य, जैसे आप इंडियन एयरफोर्स के एक वेटरन हैं वैसे ही वो भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें। थैंक यू सर, इट वॉज इंडीड नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलते हैं और कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे, और एस्पिरेंट्स को बताते हैं कि दीक्षित सर कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उनके सपने को पूरा करने। थैंक यू सर। जय हिंद एस्पिरेंट्स। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, दोस्तों तक जरूर वीडियो पहुंचाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी दीक्षित सर के साथ एक और वीडियो आने वाली है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।